नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी मनमोहन जी का है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, साल था 2007 का। तब मनमोहन का उम्र लगभग 23-24 साल का था। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, अब उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों वो साल था 2007 का। मेरा नाम मनमोहन और उत्तर प्रदेश का निवासी। अब मैं अपने माँ को लेकर के मामा के घर गया था। मामा के कोई औलाद नहीं था, वो मुझे ही बेटा अपना समझते थे और वही मुझे प्यार देते थे। और हम हफ्ता में 10 दिन में जब भी मौका मिलता था मामा के घर पहुंच जाते थे, ताकि हम उनको देखभाल कर सके। और वो हमें तो अपना औलाद ही समझते थे, अपने बाप की तरह बहुत ही प्यार करते थे, खासकर अब मेरे से। वैसे तो मेरा एक और भाई था, लेकिन ज़्यादा लगाव मेरे साथ नहीं था। हाँ, मैं अपने बाइक से अब एक तरह से लेकर के अपनी माँ को गया था। तब शाम का टाइम था, लेकिन मेरे मामा का एक हैबिट था दारू पीने का। शाम के टाइम ऐसा कोई शाम ना हो जब वो बिना दारू पिए भोजन करते हों, सोते हों। आदत लगी हुई थी सालों साल से, और इसके लिए उनके घर में अब एक तरह से क्लेश भी होता था। अब मेरी मामी थी ना, अब उनको अब समझाती थी कि अब तो छोड़ दो, अब देखो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। लेकिन वो कहते थे कि मैं छोड़ तो दूँ, लेकिन बीमार पड़ जाऊँगा। जब तक मैं पीऊँगा नहीं, भोजन गले से अब अंदर जाएगा नहीं, और ना मुझे नींद आ गया। अब तो शायद इसी लत से मेरी मौत होगी। मामी को समझाने लगते थे, मामी और चिढ़ जाती थी। खैर उस रात की बात बताता हूँ, शाम की। जब हम लोग गए थे, बड़ा खुश थे मामा जी और हम लोग भी खुश थे। अब आपस में बातचीत हो रही थी। आखिरकार शाम ढली तो अपना बोतल निकाल करके बैठ गए थे, चखना फकना सब ले करके, और एक ही अब पैक बनाए थे। और तभी छत से एक बिल्ली अब कूद गई। उसको क्या पता था, पीछे से कोई उसको ललकार रहा था। अब इसी वजह से अब उसको कोई जगह ना मिल करके उसी जगह पर हैरानी से कूद गई। बोतल लुढ़क गया, टूट गया। अब एक तरह से कहूँ ना, मामा जी का चेहरा एकदम उदास हो गया था बोतल टूटते ही। मैं समझ गया था कि ये तो बड़ा गलत हो गया। अब बिल्ली जो करना था वो तो कर चुकी थी, अब उसके पीछे कौन भागता। सब दारू बिखर चुका था। मामा जी हैरान से अब उस बिखरे हुए दारू को देख रहे थे। अब मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है। मैंने मामा जी को संभाला, अरे कोई बात नहीं, बिल्ली कूद गई ना, ठेका तो खुला हुआ है ना, मैं जाकर ले आता हूँ। अब मेरी मामी मुझ पर अब एक तरह से नाराज होने लगी कि नहीं मनमोहन, अब टूट गया है ना, तो बिल्ली भी नहीं चाहती कि तुम्हारे मामा दारू पिए। अब आज के लिए ख़त्म, एक पैक तो पी चुके हैं ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि मामा का कोटा ज़्यादा है, एक पैक में तो इनका कुछ नहीं होने वाला। अब मैं कहने लगा, मामी आप चिंता मत करो, मैं जाकर ले आता हूँ। अब एक तरह से मेरी माँ भी मना करने लगी कि रात हो गया, तू कहाँ जाएगा, देख कितना टाइम हो रहा है, अब 9 बजने वाला है, अभी तक ठेका खुला होगा। मैं बोला, माँ 10 बजे तक खुला रहता है, मुझे मालूम है, कई बार मामा जी के लिए मैं दारू लग चुका हूँ, डरने वाली क्या बात है, मैं आराम से चला जाऊँगा और आधे घंटे में लौट आऊँगा। आखिरकार माँ भी मना करती रही और मामा भी मना कर रहे। अरे नंद बेटा, शायद बिल्ली भी नहीं चाहती थी कि मैं आज दारू पीऊँ, चल छोड़ इसको, हम लोग बात करते हैं। लेकिन उनका चेहरा उदास था, आंखें अब अलग से दिखाई दे रही थी, वो चमक नहीं थी। मैं कहने लगा, अरे मामा जी मैं जा रहा हूँ ना, आप चिंता मत करो। अब मैं कहूँ कि मैं ज़बरदस्ती अब अपना बाइक लेकर के चल पड़ा। मामी और मेरी माँ रोकती रह गई कि नहीं बेटा देख, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन मैं मामा का चेहरा उदास देखना नहीं चाहता था। जब वो 2 घूंट उनके अंदर जाता था ना, तो चहकने लगते थे, और उनका चहकना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं वैसे ही अब उनका रूप देखना चाहता था, लेकिन अब उदास हुए पड़े थे और वो मुझे अब देखा नहीं जा रहा था। खैर मैं अपना बाइक लेकर चल पड़ा था। अब बिल्कुल ठेका बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। हाँ, कुछ लोग थे लाइन में लगे थे, लेकिन मुझे आराम से दारू मिल चुकी थी। मैं अपना बैग में डाल करके हैंडल पर लटका करके
और फिर अपने मामा के गांव की तरफ लौट पड़ा था। हाँ, कुछ फासला जरूर था, समय तो लगता था। अब मैं उस रोड पर चलने लगा। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तभी एक बुजुर्ग मुझे दिखाई पड़ा जो मेरे बाइक रोकने का इशारा कर रहा था। अब मैं तो बुजुर्ग लोग का सहायता करता था, ये मेरी आदत में थी, चाहे दिन हो रात। मैंने अब बाइक रोक दिया कि अंकल जी कहाँ जाओगे। अतः बुजुर्ग ने उसी तरफ इशारा किया कि बेटा आगे मेरा गांव है, क्या आप वहाँ तक हमें छोड़ दोगे। मैंने बोला हाँ बाबा जी आप बैठ जाइए, अब मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। अब एक तरह से बुजुर्ग मुझे धन्यवाद देने लगा और बाइक पर बैठ गया। बाइक में चलाने लगा। और तभी बुजुर्ग कहा क्या बेटा 1 मिनट रोक लोगे क्या। मैंने कहा बाबा जी क्या बात हो गई है। और तब कहा कि बेटा 1 मिनट रोक तो लो। मैंने सोचा कि शायद बाबा जी को कोई काम हो, बाथरूम वगैरह आया हो और निपटना चाहते हो। अब मैं ज़्यादा सवाल नहीं किया, मैं रोक लिया। बाबा जी उतरे, आप मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने मेरी आंखों में अब ऐसा घूरा कि मैं अपने आप को जैसे भूलने लगा था। अब वो मेरे थैले से अब वो जो दारू की बोतल थी ना, आराम से निकाल चुके थे। अब मैं सब कुछ देख रहा था कि मैं अपने मामा के लिए दारू लेके आया हूँ, ये बुजुर्ग दारू क्यों निकाल दिया। आखिरकार वो दारू निकाल करके ये ढक्कन भी खोल चुके थे और ऐसे ही बिना पानी के नीट घटाघट पीने लगा। कुछ ही देर में अब वो बोतल को खाली को फेंक चुका था। अब मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देख रहा था। अभी मैं उसके जादू में बंधा हुआ था। मैं देख रहा था, समझ रहा था सब कुछ, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको बोलूं कि अमित तू मेरे मामा का दारू क्यों पी लिया। मैं उसको डांटने वाला था, लेकिन अंदर ना जाने कौन सा जादू मेरे अंदर उस बूढ़े ने मुझे कर दिया था। मैं तो उसके जादू के अंदर बंधा हुआ था। तब वो कहने लगा कि आप चलो। वो मेरे बाइक पर फिर से सवार हो गया। अब मुझे अब गलत रास्ते पर लेकर जाने लगा। अब मैं भी आराम से अब उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद अब एक झोपड़ी नजर आई थी। अब कहने लगा कि बस यहाँ रोक दो, मेरे साथ में आओ। अब मैं उसके आदेश के पालन कर रहा था। रोड के किनारे खेत के अंदर बनी हुई झोपड़ी थी, अब बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। जब मैं वहां पहुंचा तब तक झोपड़ी में कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं, अचानक एक खिलखिलाती हुई हंसी मुझे सुनाई देती है और एक तरह से रोशनी भी हो जाती है उस झोपड़ी में। तब मैं देखता हूं कि एक जवान लड़की सफ़ेद कपड़ों में और मुझे खड़ी दिखाई देती है, जो मुझे देख करके खिलखिला रही है, हंस रही है और अपने उस बुजुर्ग की तरफ देख कहती है क्या आज यही शिकार मिला। बुजुर्ग कहने लगा हाँ बस यही हाथ लगा है, इसी से तुम्हें काम चलाना है। देखो मैं अगले शिकार के ताक में जा रहा हूँ, तब तक इसको तुम संभालो, इसको भागने मत देना, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। वाकई में मैं सब कुछ समझ रहा था कि मैं बहुत बड़े अब एक तरह से खतरे में पड़ चुका हूँ, एक जाल में फंस चुका हूँ। मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे माँ बाप सही कहते थे, मेरे मामा सही कहते थे कि ना जा बेटा, मामी कहती थी, मेरी माँ कह रही थी, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं माना। मामा के चक्कर में मैं इस जगह पर आ चुका था। ये कौन सी जगह है, ये लड़की कौन है और वो बुजुर्ग कौन था, मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं था। देखने में हाड़ मांस के इंसान लग रहे थे, लड़की भी खूबसूरत और हंस रही थी, इंसानों की तरह मीठी हंसी थी। और वो मुझे अब एक जगह पर एक बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर कहने लगी कि बैठ जाओ यहाँ पर, भूखे हो भोजन करोगे। अब जैसे मैं उसके आदेश का पालन करने लगा, जैसे वो चाह रही थी मैं करने लगा। अब वो कहने लगी बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें भोजन लेके आ रही हूँ। अब वो एक तरह से उस जो झोपड़ी से बाहर निकल गई। अब कुछ ही देर में एक मरे हुए जानवर को लेकर के, छोटा सा जानवर लेकर के आ गई, एकदम चीड़ फाड़ किए हुए। आधा हिस्सा खुद खा रही है और आधा हिस्सा मेरे सामने पटक दी। लो खाओ, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, ऐसे ताकत भी बढ़ेगी। वाकई में वो घिनौना चीज़ देख करके मैं एकदम सिहर चुका था, लेकिन अभी मुझे भूख लगा नहीं था। मैं तो जैसे बस देख रहा था कि ईश्वर मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति कहाँ चली गई है।
सो अब मैं भाग क्यों नहीं रहा हूँ इस जगह से? मुझे हो क्या गया है? मैं कौन से जादू में बंधा हुआ हूँ? तभी बाहर शोर सुनाई देने लगे, जैसे वहां पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो। और लड़की कहने लगी कि बस यहीं पर रहना, मैं अभी आई, देखती हूँ कि बाहर शोर क्या हो रहा है। और उसके बाद गई ना, तो वो लौट के नहीं आई। शोर जो था ना, अब मेरी तरफ आ रहा था। वो शोर, मैं आवाज को पहचान चुका था। कोई मेरा नाम लेकर के चिल्ला रहा था, मनमोहन, मनमोहन, तुम कहाँ पर हो? तुम आवाज क्यों नहीं देते? कई लोगों का भीड़ थी और टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। जब वो लोग ढूंढते ढूंढते हमारी झोपड़ी तक आ गए थे, और तब भी मैं शांत बैठा हुआ था। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। अभी भी जादू जो था ना मेरे ऊपर, अब एक तरह से चढ़ा हुआ था। वो जादू उतरा ही नहीं था। मेरे मामा मेरे सामने में थे। अब उनके जानने वाले पड़ोसी लोग मेरे सामने थे और सब कुछ कह रहे थे, मनमोहन तुम यहाँ पर कैसे आए? कौन तुम्हें लेके आया? अब तुम बताओ, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा तो चेतना जैसे गायब हो गई थी। ना तो मैं बोल पा रहा था, ना कुछ समझा पा रहा था, ना तो हिल डुल रहा था। जिस जगह पर बैठा था और उसी जगह पर मैं बैठा रह गया था। आखिरकार वो लोग हमें जबरदस्ती वहाँ से उठाए और फिर एक बाइक पर बिठा करके हमें अब घर पहुँचाए। घर पर आकर के मेरे माँ का रो रो के बुरा हाल था, मामी का रो के बुरा हाल था, और मामा जी की अब एक तरह से उनकी आंखों में आंसू था। और वो कह रहे थे कि मेरे कारण से हुआ। वो जो अब एक तरह से वो सब कुछ जानते थे कि उस जगह पर आसपास में ऐसे भूतों की मंडली है जो नौजवान लड़के को शिकार करती है। और वो तो मैं अब एक तरह से जिंदा था। अगर वो लोग ढूंढते हुए नहीं पहुंच पाते तो मेरे साथ में ना जाने क्या खेल हुआ होता। क्या वो लोग मुझे जिंदा छोड़ते? मुझे तो बिल्कुल शक नहीं था कि वो लोग मुझे जिंदा छोड़ते, मुझे मार देते, ना जाने मेरे साथ में क्या करते। लेकिन मैं घर पर पहुंच करके मैं होशो हवास में नहीं था। अब मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल, मामी का रो रो के बुरा हाल। अब जो लोग थे कह रहे थे कि अब भगत जी को बुलाओ, भगत जी ही कुछ कर पाएंगे। अब हम लोग तो बहुत करके थक गए। अब ये तो लड़का होश में है लेकिन बोल क्यों नहीं रहा है? आखिर इसको हुआ क्या है? आखिरकार भगत जी को बुलाया गया। अब भगत जी देख करके ही मेरे मामा को कहने लगे थे, ये तो अब उन्हीं शिकारी के चक्कर में फंस गया है लड़का, जान बच गई। आखिर वो शिकारी कौन थे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, जैसा उस भगत जी ने बताया। अब भगत जी ने झाड़ फूक करके अब वो जो मंत्र का वो जो भी था जादू का असर अब एक तरह से खत्म कर दिया था। तब मैं एक तरह से बेहोशी में हो गया था। रात भर मुझे होश नहीं रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। अब परिवार के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मनमोहन तुम्हारे साथ हुआ क्या था। मैं शुरू से लेकर के अंत तक बताने लगा जो जो मुझे याद था। कि देखिए, मैंने एक बुजुर्ग का लिफ्ट दिया था। अब बुजुर्ग एक जगह पर बोला कि रुक जाओ। आज जैसे ही मैं रुका, बुजुर्ग मेरे सामने आ गया, मेरी आंखों में झांकने लगा। आज जैसे ही आंखों में झांका ना, तो मैं एक तरह से अपना चेतना खो बैठा था। मैं देख रहा था, समझ रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे उसके जादू में फंस गया हूँ। दारू पी गया, उसके बाद उस झोपड़ी में ले गया। जवान लड़की थी, उसके हवाले कर दिया। अब फिर वो अगले शिकार पर चला गया था। लड़की ने एक मरे हुए छोटे से जानवर को लेकर आई, आधा खुद खाई, अब मेरे सामने पटक दिया। लेकिन शुक्र था कि मैं उस भोजन को नहीं किया। तब तक बाहर शोर सुनाई देने लगा था। आखिरकार मामा जी हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। बस मैं यही जानता हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं पता। मामा जी आपस में अब एक तरह से परिवार के साथ खुसुर पुसुर होने लगी। आज जब मैं पूछता कि मामा जी मेरे साथ में क्या हुआ था, वो लोग कौन थे, तब मामा जी कहते कि अरे कोई बड़ी बात नहीं, वो लोग जादूगर थे और तुम पर जादू किया था, बस इतना ही। अब वो जादू टूट चुका है। देखो, मैं तो तुम्हें रोक रहा था ना बेटा, तुम बहुत जल्दीबाजी किए जाने में। मैं मना कर रहा था ना कि रहने दो, आज मैं इसी में काम चला लूँगा। आखिरकार अब एक तरह से मैं अब उस घटना को लेकर के बहुत परेशान था बहुत दिनों तक। आखिर कौन सा जादू मेरे ऊपर में सवार हुआ था, कौन थे वो जादूगर। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ ना, कुछ ज़्यादा ही इन मामलों में रुचि लेने लगा, तब मुझे
पता चल चुका था कि वो कोई जादूगर नहीं थे, वो लोग प्रेत आत्माएं थे, पिशाचनी थे। वो लड़की शायद कोई पिशाचनी ही थी जो सुंदर रूप इंसान के लेकर के मेरे सामने में आई थी, और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी कोई पिशाची था। अब उनका काम ही था शिकार को फंसाना, शिकार को मारना और खा लेना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनमोहन जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए। अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।